हरियाणा में निजी सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के मुद्दे पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कृषि सुधारों पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाने वाला है। और इन सब मुद्दों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। किसान आंदोलन का केंद्र हरियाणा बना रहा और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब। सर, जिस तरीके से पूरा आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन सुलझ नहीं पा रहा, कहीं कमी रह गई आपकी सरकार से समझाने में? प्रधानमंत्री ने समझाया, गृह मंत्री ने समझाया, लेकिन किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर, आपके राज्य के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए, किसान आंदोलन की भूमिका कुछ और है, लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया और हथिया लिया, उनकी भूमिका मैं कुछ और मानता हूँ। अगर केवल ये किसान आंदोलन किसान की समस्या तक सीमित रहता या फिर इन 3 कानूनों में क्या कमी है क्या नहीं है उनके सुझाव तक सीमित रहता, उनमें बदलाव करने तक सीमित रहता, तो ये कभी का सुलझ गया होता। लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक राजनीतिक मंसूबे से इसको चलाए हुए हैं। उनका किसान आंदोलन में किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है कि जो 3 कानून हैं, यदि उनको लेकर के बातचीत ना हुई होती, 11-12 दौर बातचीत के हुए, एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत करने की जब विषय आया कि भाई क्लॉज टू क्लॉज इसमें अब बात करिए, कहाँ गड़बड़ है उसको ठीक करते हैं, संशोधन कर देते हैं। लेकिन जो कि हाँ सारे कानून ख़त्म कर दो, एकदम इसको रद्द कर दो, और बात कौन उनको करवा रहे हैं? जिन लोगों ने उन कानूनों की भूमिका बनाई हुई है, उनके लोग, यानी शरद पवार जो कांग्रेस के हिस्सेदार थे, वो इस विषय को करते रहे, मनमोहन सिंह इस विषय को करते रहे, राहुल गांधी इस विषय को करते रहे, हमारे अभी के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा वो करते रहे। दीपेंद्र हुड्डा स्वयं इन बातों के समर्थक थे, तो इतने कांग्रेस के लोग समर्थक थे। आज एकाएक सब इस लेवल पर विरोध में आ गए, सब खत्म करो। इसका कोई कारण समझ में आया नहीं ना। हाँ, अगर कोई एक प्रावधान गलत है उसको ठीक करने के लिए सब मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बातें केंद्र सरकार ने माना भी कि हाँ ठीक है, आप चाहते हो इनको दूर कर सकते, इनको हटा सकते हैं, इनको संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो जिद पकड़ ली कि ना मानो, ये ना मानो वाली जिद है, इसका मतलब ये है कि उनको किसान के कानून से लेना देना नहीं है। उनको तो एक ही है कि जो चीज़ हम सफल करना चाहते थे, हम बाहर हो गए हैं। अगर ये सफलता नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हो गई तो इसका जो माइलेज है वो हमारी वजह नरेंद्र मोदी ले जाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं उनको भय लग रहा है। इस भय के कारण से विरोध चल रहा है। लेकिन सर, किसान के लिए आप, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा कृषि प्रधान हमारा बहुत राज्य है, लेकिन आज हरियाणा के किसान भी कह रहे हैं, यूपी के किसान कह रहे हैं कि हम अपनी फसल को जला देंगे, खराब कर देंगे। दूध को कह रहे हैं 100 रुपए लीटर बेचेंगे, क्योंकि आप लोगों की सरकारें 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रही है, तो उसी के मुकाबले बेचेंगे। तो नुकसान तो आखिर में जाकर के उस किसान का हो रहा है, जो वो फसल बो रहा है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, उसके लिए तो वो उसकी माँ के बराबर है। स्थिति उसके लिए ऐसी आ गई कि वो उसे विक्रांत जी, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया। मेरा भी यही कहना है कि जो किसान, सो कॉल्ड किसान लीडर्स, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो ये जो आह्वान कर रहे हैं, इस आह्वान को, क्या वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने के लिए आह्वान ठीक कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि इसमें से किसान का भी भला नहीं कर रहे, उसका नुकसान कर रहे हैं। और इस आंदोलन को भी समाप्त करने के लिए बातें बहुत हैं। आखिर उन्होंने कहा कि 100 रुपया किलो हम दूध बेचेंगे। अब हम तो कहते हैं 100 क्यों, और ज़्यादा बिकना चाहिए। आज तक मांग किसान यही करता रहा है कि हमको भी अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार लेकर के वो देख रहे हैं। तो 100 रुपये बेचने के लिए उन्होंने पहले 5 दिन कहा था कि 5 दिन में कोई 100 रुपये से नीचे नहीं बेचेगा। आज 5 दिन पूरे हो गए, क्या एक भी लीटर 5 रुपये किलो बिका? ज़बरदस्ती कोई भी जो बेचने वाला होता है वो ज़बरदस्ती नहीं बेच सकता, रेट अपना ऑफर कर सकता है। खरीदने वाले की भी एक डिमांड होती है। तो डिमांड और सप्लाई का ये खेल है। डिमांड सप्लाई में ऐसा बाध्यता नहीं की जा सकती किसी भी चीज़ की। हाँ, चीज़ कम होती है तो अपने आप रेट बढ़ जाते हैं। अब हमारे यहाँ सब्जियाँ हैं, कभी वो 2 रुपये किलो हो जाती हैं, कभी 20 रुपये किलो हो जाती है, कभी 50 रुपये किलो हो जाती है, 100 रुपये किलो भी हो जाती है। आखिर वो कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम है। सर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भी सदन से बोला कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हमारा ऑफर आज भी खुला हुआ है, लेकिन कोई बातचीत ना केंद्र सरकार कर रही, ना आप लोग राज्य सरकार के स्तर पर कर रहे। ऐसा लग रहा है कि जो किसान सड़क पर बैठा हुआ है उसे अब आप लोग भूल गए हैं कि वो अपना नहीं भूले। आज भी हमारे लिए किसान वैसा ही प्रिय है जैसा पहले था। आखिर किसानों के लिए ऐसा नहीं कि इन कानून बनने से पहले हमने कुछ किया नहीं या कर नहीं रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। और हरियाणा के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि हम ऐसे ऐसे काम किसानों के लिए कर रहे हैं
हैं जो कांग्रेस शासित आसपास की प्रदेशों की सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। मैं उसका गिना देता हूँ आपको। जैसे अभी प्रोक्योरमेंट का विषय है, अब ये प्रोक्योरमेंट पंजाब ने कानून पास किया कि गेहूँ और धान, इसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो MSP से नीचे कोई नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, कारण साफ समझ में आता है कि गेहूं और धान क्योंकि केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, होगी ही होगी। हमने कह रखा है कि MSP पर सरकार खरीदेगी, और कोई खरीदने आए चाहे ना आए। हाँ, ओपन मंडी में आपका अगर गेहूं और धान ज़्यादा पैसे पर बिकता है तो आप बेचिए, लेकिन अगर MSP पर खरीदना तो हम खरीदेंगे। लेकिन हम गेहूं और धान ही नहीं, हम मूंग, सूरजमुखी, बाजरा, सरसों, मूंगफली, ये सारी 6-7 फसलें और ऐसी खरीद रहे हैं। हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब भी खरीद सकता है। बाजरा राजस्थान में 1200-1300 रुपये बिका, हमने उसको 2100-2200 रुपया जो MSP का रेट है वो दिया। और न केवल MSP की फसलें बल्कि फल, सब्जियां, इसमें भी हमने कहा कि भावांतर भरपाई योजना में एक निश्चित जो उनकी कॉस्ट आती है, कॉस्ट से कम कोई बेचने की किसी को जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अब एक आपने फैसला लिया है कि आपके राज्य के लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके का फैसला तो देश से, बाकी देश से अलग नहीं करता हरियाणा को। देखिए, जब कोई राज्य सरकार होती है ना, उसका अपना एक दायित्व होता है कि वो अपने सरकार की, अपने प्रदेश के लोगों की चिंता वो पहले करें। पहले हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे, 75% के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर के लोग भी आएंगे, या हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता उस मैन पावर की ज़रूरत होती है किसी भी प्राइवेट उद्योग में, वो हमारे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे। वो बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ठीक है, जब आप ले रहे हैं तो 75% यहाँ से ले लीजिए। हमको अगर एकमात्र लाभ है तो वो ये है कि वो इंडस्ट्री हरियाणा के लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे, ताकि हमारे यहाँ असंतोष कम हो, हमारे युवकों को रोज़गार मिले, और वो जो रोज़गार उनको मिलेगा उसका जो हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी हमको लाभ होगा। लेकिन सर, गुड़गांव जैसे आपका जगह का अगर हम उदाहरण दें तो गुड़गांव में ना जाने कहां से लोग आते हैं। रोज दिल्ली से इतने लोग आते हैं वहां काम करने, यूपी से वहां लोग पहुंचते हैं काम करने, और देश भर के लोग आज गुड़गांव में काम कर रहे हैं। तो उन सब युवाओं में जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि वहां जाकर के काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री वहां पे आ गई है, वहां पर काम मिल रहा है लोगों को, तो उनके सामने तो एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। पहली बात तो है कि जो लगे हुए हैं उनको किसी को नहीं हटा रहे हैं, अपेक्षाएं लेकर, सुनो ना, उनको नहीं हटा रहे हैं। और जो लगे हुए हैं वो 10-10 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से भी लगे हुए हैं। वहाँ आकर के उन्होंने मकान बना लिए हैं, वहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ उनके जो बच्चे हैं वो भी काम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए ही हमने कहा है कि जो 5 साल से यहाँ रह रहा है उसको हम हरियाणा में मान करके नौकरी दिलाएंगे। नया व्यक्ति आने की बजाय हमारे यहाँ का जो बचा हुआ व्यक्ति है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन जो पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनके बच्चे नौकरी यहीं करेंगे, कहीं को कठिनाई नहीं है। एक बात। दूसरा, इंडस्ट्री और लगेगी और आएगी। मुझे ये लगता है कि ठीक है, हमने अपने युवक की चिंता करनी, ध्यान रखना है, लेकिन 75% होने के बाद भी हमारे यहाँ के इतनी बड़ी वर्कफोर्स नहीं है, इतनी बेरोजगारी नहीं है कि 75% पूरा भी कर पाएँ। तो जब हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग तो बाहर से आएंगे ही, लगेंगे ही, क्योंकि हम उद्योग की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, हम कमी नहीं कर रहे हैं। हमारे पिछले 5 साल के अंदर MSME केवल 50,000 से ज़्यादा इकाइयाँ लगी हैं, 5 लाख नए लोगों को रोज़गार मिला है। तो 5 लाख लोगों में हरियाणा के भी हैं, बाहर के भी हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जो बाकी बचे होंगे थोड़े बहुत, उनको भी प्राथमिकता मिले, इतना ही हेतु है, इससे ज़्यादा नहीं है। और फिर आखिर 1 साल में, 2 साल में ये चीज़ें सामने आएंगी। हम अपने युवक को, ज़रूरी नहीं है कि वो मजदूरी ही करता रहे। हमारे यहाँ पढ़ाई की स्थिति अच्छी है, हमारे यहाँ का युवक जो है वो फौज में जाता है, हमारे यहाँ का युवक सरकारी नौकरी ढूंढता है। हमारे तो अब NRI विदेशों में जाने लग गए हैं। हमने स्किलिंग करानी शुरू की है। स्किलिंग के माध्यम से हम अपने युवक को उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, उसका टैलेंट बढ़ाएंगे, और वो मजदूर क्यों बने, वो अच्छा और बड़ी नौकरी लेना। 50,000 से ऊपर की नौकरी के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये केवल 50,000 से नीचे की जो आय वाले लोग हैं केवल उनके लिए है। इसलिए वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन एक मैसेज हमको ज़रूर देना है कि हम अपने युवक की चिंता पहले करें। लेकिन सर, कुछ आपके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि चूंकि किसान आंदोलन के दौरान आपसे लोग नाराज थे, आपकी पार्टी से नाराज थे, इसलिए उन लोगों को, अपने स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए एक झुंझुना ये उन्होंने, सरकार ने पकड़ा है। देखिए, मैं इसमें एक तथ्य बताता हूँ कि ये हमारा चुनाव हुआ था कब, अक्टूबर 2019 में, और आखिर उसकी योजना 3 महीने पहले बनी होगी। हमने उससे भी 3 महीने पहले, यानी अगस्त 2019 में हमारी दोनों पार्टियां, ठीक है, समझौता हमारा, अलायंस हमारा बाद में हुआ, अपने अपने चुनाव लड़े। हमारे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में उस समय लिख लिया था,
हमने तो बल्कि 75% से ज़्यादा लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान किया हो तो। उन्होंने 75% लिखा हुआ, तो हमने कहा ठीक है, दोनों पार्टियों में न्यूनतम 75 है तो 75 करते हैं। इसलिए ये विषय तो हमारा अगस्त 2019 में ही हमने तय कर लिया था। उस समय तो किसान आंदोलन कहीं नहीं था। और फिर किसान आंदोलन को दबाना इन विषयों को लेकर के ये एक ओछी हरकत मानूंगा मैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं रहता कि हम इन किसान आंदोलन को किसी और तरीके से, हम उनको समझा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं, और उसके अंदर किसान जो समझदार हैं वो आज भी ऐसा मानते हैं कि इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं होगा इन किसानों को, इसलिए इनको वापस हो जाना चाहिए। अब एक प्रेस्टीज इशू बना हुआ है, हम कहते हैं प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए और बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आज भी केंद्र सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन उनकी जो शर्त है कि पहले 3 कानून वापसी की बात मानो, फिर बात करेंगे। फिर बात का बचता क्या है? कुछ भी नहीं। चलिए, ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने तमाम सवालों का साफगोई से जवाब दिया। आपका